वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत। और ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आपको पता चले कि अगर एग्ज़ाम में प्लेटो का न्याय सिद्धांत पूछते हैं तो आपको आंसर किस प्रकार लिखना है। थोड़े से वीडियो साफ दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप वीडियो की क्वालिटी को ज़्यादा कर लेना ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए। तो जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ, उसके बाद में न्याय के प्रकार, उसके बाद में न्याय के तत्व, उसके बाद प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं और सबसे अंत में पढ़ेंगे न्याय सिद्धांत की आलोचना। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अर्थ या इसकी भूमिका। चलिए शुरू करते हैं। न्याय की व्याख्या तथा न्याय की प्राप्ति प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक का मुख्य विषय है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करे, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही क्या है, न्याय है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं और ये 3 गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला है विवेक या बुद्धि, दूसरा है साहस और तीसरा है लालच या तृष्णा। जिस व्यक्ति में विवेक की अधिकता हो उसे शासन करने का कार्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति में साहस की अधिकता हो उसे रक्षा करने का कार्य करना चाहिए और जिस व्यक्ति में लालच की अधिकता हो उसे उत्पादन करने का कार्य करना चाहिए। तो प्लेटो क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? विवेक, साहस और लालच। जिस व्यक्ति में विवेक अधिक हो उसे शासन करने का कार्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति में साहस अधिक हो उसे रक्षा करने का कार्य करना चाहिए, यानी कि सैनिक बनना चाहिए। और जिस व्यक्ति में लालच अधिक हो उसे उत्पादक वर्ग या व्यापारी वर्ग बनना चाहिए। इस प्रकार समाज में 3 वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, व्यापारी वर्ग बन जाते हैं। यदि ये तीनों वर्ग अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, तो यह क्या है, न्याय है। तो न्याय क्या है कि जो प्लेटो का न्याय है वह कोई कानूनी वस्तु नहीं है बल्कि एक नैतिक वस्तु है। और प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य स्वयं करे, यही क्या है, न्याय है। और ये कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए? तो इसके लिए प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। तो जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता हो उस व्यक्ति को उसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। और समाज में कितने वर्ग बन जाते हैं? 3 वर्ग। तो ये तो गई प्लेटो के न्याय सिद्धांत की भूमिका या न्याय का अर्थ। अब देखते हैं प्लेटो के अनुसार न्याय के प्रकार। प्लेटो न्याय के 2 स्वरूप प्रस्तुत करता है। पहला है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। पहले देखते हैं व्यक्तिगत न्याय। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के 3 गुणों में संतुलन बनाते हुए अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा, यही व्यक्तिगत न्याय है। तो व्यक्तिगत न्याय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। दूसरा है सामाजिक न्याय। समाज के तीनों वर्ग अपने लिए निर्धारित
कर्तव्यों का पालन करते हुए आपसी सामंजस्य और एकता बनाए रखें, जिससे समाज में शांति स्थापित हो सके। यही सामाजिक न्याय है। तो व्यक्तिगत न्याय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे, और सामाजिक न्याय क्या है कि समाज का प्रत्येक वर्ग अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। और समाज में कितने वर्ग होंगे? 3 वर्ग होंगे। कौन कौन से? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और व्यापारी या उत्पादक वर्ग। तो ये हो गए न्याय के प्रकार। अब देखते हैं न्याय सिद्धांत के तत्व। तो प्लेटो न्याय सिद्धांत के 3 तत्व बताता है, और कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कार्य विशेषीकरण। प्लेटो के अनुसार जब व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वाभाविक गुण के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेगा तो वह उस कार्य में विशेषज्ञता हासिल कर लेगा। यही कार्य विशेषीकरण है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्य में विशेषता हासिल कर लेगा, तो यहाँ पर विशेषता नहीं होगा बल्कि क्या होगा? विशेषज्ञता होगा। तो कार्य विशेषीकरण क्या है कि जब व्यक्ति एक ही काम को काफ़ी समय तक करता रहेगा तो वह उस कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेगा, उस विषय का या उस कार्य का विशेषज्ञ बन जाएगा। यही क्या है? कार्य विशेषीकरण। इस प्रकार प्लेटो प्राकृतिक असमानता में विश्वास रखता है, अर्थात जन्म से ही व्यक्तियों की योग्यताओं में अंतर होता है। तो ये हो गया कार्य विशेषीकरण। दूसरा है हस्तक्षेप की नीति। समाज के तीनों वर्गों को जो कार्य दिया गया हो उन्हें वही कार्य करना चाहिए। किसी एक वर्ग को दूसरे वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो दूसरा क्या हो गया? दूसरा तत्व है हस्तक्षेप की नीति। तीसरा है पारस्परिक सामंजस्य। विवेक, साहस और लालच के बीच पारस्परिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात समाज के तीनों वर्गों शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के बीच परस्पर सहयोग और सद्भावना की भावना उत्पन्न की जाए। उत्पादक वर्ग को अन्य 2 वर्गों के लिए उत्पादन करना चाहिए। सैनिक वर्ग को अन्य 2 वर्गों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और शासक वर्ग को अन्य 2 वर्गों को उचित प्रशासन व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। तो तीसरा तत्व क्या है न्याय का? पारस्परिक सामंजस्य। पारस्परिक सामंजस्य का मतलब है कि तीनों वर्गों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जो शासक वर्ग है वह सैनिक वर्ग और व्यापारी वर्ग के लिए प्रशासन की व्यवस्था करे। जो व्यापारी वर्ग है या जो उत्पादक वर्ग है वह सैनिक वर्ग और शासक वर्ग इन दोनों के लिए उत्पादन करने का कार्य करे, और जो सैनिक वर्ग है वह बचे हुए दोनों वर्गों के लिए सुरक्षा करने का कार्य करे। तो ये हो गए हमारे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के तत्व। पहला कौन सा था? कार्य विशेषीकरण। दूसरा कौन सा था? हस्तक्षेप का सिद्धांत। और तीसरा है पारस्परिक सामंजस्य। अब देखते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है प्लेटो का न्याय बाह्य जगत की वस्तु न होकर व्यक्ति की आत्मा की आवाज़ है। यह किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित नहीं किया जाता। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो प्लेटो का न्याय है वह बाहरी वस्तु नहीं है, दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि व्यक्ति की आत्मा की आवाज़ है। दूसरी विशेषता है
प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना दार्शनिक शासन द्वारा की गई है। योग्य शासन के लिए सैनिक एवं शासक वर्ग में संपत्ति तथा परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था है। तो जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसमें न्याय की स्थापना कब होगी? जब दार्शनिक राजा का शासन होगा। और दार्शनिक राजा का शासन होने के लिए आवश्यक है कि सैनिक और शासक वर्ग में संपत्ति तथा परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था की जाए। तो जो ये साम्यवाद है इसका अलग से टॉपिक है, इस पर पहले से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तीसरी विशेषता है प्लेटो का सामाजिक न्याय सामाजिक एकता का सिद्धांत है। कार्यों और गुणों के आधार पर समाज के तीनों वर्ग अलग अलग होते हुए भी सामाजिक एकता के प्रतीक हैं। तो तीसरी विशेषता क्या है कि प्लेटो का जो न्याय है वह सामाजिक एकता का आधार है। चौथी विशेषता है व्यक्तिगत एवं सामाजिक न्याय दोनों के लिए ही प्लेटो एक व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था प्रस्तुत करता है। शिक्षा के अभाव में आदर्श शासक और आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं है। तो चौथी विशेषता क्या है कि न्याय की स्थापना के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था प्रस्तुत करता है। पांचवी विशेषता है प्लेटो का राज्य एक नैतिक इकाई है, अतः उसका न्याय सिद्धांत भी एक नैतिक मान्यता है। छठा पॉइंट है प्लेटो का न्याय हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। आदर्श राज्य में प्रत्येक वर्ग के कार्य निर्धारित हैं और न्याय प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा करता है कि वह दूसरे सदस्य के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। तो छठी विशेषता क्या है कि जो प्लेटो का न्याय है वह हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये तो गई हमारी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। अब देखते हैं न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं। सबसे पहली आलोचना है वो करता है बारकर। बारकर के अनुसार प्लेटो के न्याय सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय न होकर मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली एक भावना मात्र है, यह कोई ठोस कानून नहीं है। तो पहली आलोचना कौन करता है? बारकर करता है। और बारकर क्या कहता है कि प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों को केवल उनके कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है। दूसरी आलोचना है प्लेटो का न्याय निष्क्रिय है। न्याय के बल पर व्यक्ति अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, लेकिन प्लेटो के रिपब्लिक में मनुष्य को इतना अधिक आत्मसंयमी और मर्यादित कर दिया गया है कि वह अपने अधिकारों के लिए निष्क्रिय हो जाता है। तो दूसरी आलोचना क्या है कि प्लेटो का न्याय निष्क्रिय है। इसमें व्यक्ति अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करता है, क्योंकि व्यक्ति को आत्मसंयमी और मर्यादित कर दिया गया है, इसलिए वह अपने अधिकारों के बारे में सोचता ही नहीं है। तीसरी आलोचना है प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कर्तव्यों को प्रधानता दी गई है, व्यक्तिगत अधिकारों को नहीं। इस कारण उसका न्याय सिद्धांत एक पक्षीय हो जाता है। न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य में व्यक्ति को विलीन कर दिया गया है। सच्चे न्याय की अवधारणा में कर्तव्य और अधिकार दोनों का समावेश होना चाहिए। प्लेटो इस बात की उपेक्षा करता है। तो तीसरी आलोचना क्या है कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसमें केवल व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल दिया गया है, व्यक्ति के अधिकारों पर बल नहीं दिया गया है। इसलिए
जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वह एक पक्षीय हो जाता है। सच्चा न्याय क्या होता है? जिसमें अधिकार भी हों और कर्तव्य भी शामिल हो, लेकिन जो प्लेटो का न्याय है उसमें केवल कर्तव्य ही शामिल किए गए हैं। चौथी आलोचना है, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी स्वाभाविक योग्यता अनुसार कार्य करना और विशेषीकरण प्राप्त करना, लेकिन इस प्रकार के विशेषीकरण से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकेगा। समाज को गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटना अतार्किक है। तो चौथी आलोचना क्या है कि यदि व्यक्ति एक ही विषय में, एक ही कार्य में विशेषज्ञता या विशेषीकरण प्राप्त कर लेगा तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि एक ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करता रहे। पांचवी आलोचना है, प्लेटो द्वारा किया गया वर्ग विभाजन अव्यावहारिक है। मनुष्य की आत्मा में निहित तीनों तत्व आंतरिक हैं। यह पता लगाना संभव नहीं है कि किस व्यक्ति में किस गुण की प्रधानता है। यानी कि समाज को 3 वर्गों में बांटना संभव नहीं है, क्योंकि यह पता लगाना लगभग असंभव है कि किस व्यक्ति में किस गुण की प्रधानता है। छठी आलोचना है, सेबाइन के अनुसार प्लेटो की न्याय कल्पना जड़, आत्मपरक, निष्क्रिय, अनैतिक, अव्यावहारिक और अविश्वसनीय है। न्याय का यह सिद्धांत स्थायित्व की ओर झुका हुआ है, जो व्यक्ति को उसके स्वभाव के साथ बांधकर वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। तो जब समाज में एक से अधिक वर्ग होंगे तो वर्गों के मध्य संघर्ष होना अनिवार्य है। सातवीं आलोचना है, प्लेटो की न्याय अवधारणा में कार्य विशेषीकरण एवं वर्ग विभाजन की स्थिति वर्ण व्यवस्था का रूप धारण कर लेती है, जो राज्य में एकता के स्थान पर विषमता उत्पन्न करती है। देखो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आठवीं आलोचना है, एक और प्लेटो कहता है कि समाज का कोई भी वर्ग किसी दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन दूसरी ओर शासक वर्ग को शासन करने का संपूर्ण अधिकार दिया गया है। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यदि शासक वर्ग उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो यह न्याय के विरुद्ध होगा, लेकिन यदि वह हस्तक्षेप नहीं करता है तो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो 8वां पॉइंट क्या है कि प्लेटो एक तरफ तो ये कहता है कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर प्लेटो जो शासक वर्ग है उसको संपूर्ण शासन करने का अधिकार प्रदान कर देता है। संपूर्ण शासन करने का मतलब होता है कि जो शासक वर्ग है वह किसी भी वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस प्रकार जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वह क्या है? विरोधाभासों से ग्रसित है। 9वीं आलोचना है, प्लेटो के अनुसार राज्य के शासक एवं सैनिक वर्ग पारिवारिक सुख तथा संपत्ति से वंचित कर दिए जाएंगे। उसका यह विचार मानव स्वभाव एवं नारी मनोविज्ञान के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। सुख संपत्ति और परिवार से अलग रहकर राज्य के संरक्षक वर्ग अपने कार्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। तो 9वीं आलोचना क्या है कि प्लेटो जो सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग है उसके लिए साम्यवाद की व्यवस्था करता है। यानी कि जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है ये दोनों वर्ग न ही तो संपत्ति रखेंगे और न ही परिवार रखेंगे, लेकिन जो यह साम्यवाद का सिद्धांत है यह मनोविज्ञान के प्रतिकूल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना संपत्ति कमाए और
बिना परिवार रखे कोई भी कर्तव्य पूरी